Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of oscillations and waves, in which today we will discuss about longitudinal oscillations of a system of many coupled oscillators. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे के आज के हमारे इस लेक्चर में हम कई युग्मित दोलकों के निकाय के अनुदैर्ध्य दोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ मैनी coupled oscillators. Now longitudinal oscillations of a system of many coupled oscillators. तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कई युग्मित दोलकों के निकाय के अनुप्रस्थ दोलन के बारे में चर्चा की थी। अब यहां पर हम कई युग्मित दोलकों के निकाय के अनुदैर्ध्य दोलन के बारे में चर्चा करेंगे। In this lecture, we will discuss about longitudinal oscillations of a system of many coupled oscillators and differential equation of a continuous system and normal mode. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम कई युग्मित दोलकों के निकाय के अनुदैर्ध्य दोलन तथा सतत निकाय के अवकल समीकरण तथा सामान्य विधा के बारे में चर्चा करेंगे। So first of all, longitudinal oscillations of a system of many coupled oscillators. तो सबसे पहले कई युग्मित दोलकों के निकाय के अनुदैर्ध्य दोलन। Now here we have n particles having mass m, means each particle have equal mass and that mass is m. All these particles are coupled with the spring. Each spring have a spring constant k. तो यहां पर हमने n कण दर्शाए हैं तथा प्रत्येक कण का द्रव्यमान m है। ये n कण कई स्प्रिंगों से युग्मित हैं तथा प्रत्येक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है। Let there be n particles each of mass m separated by equal distance a from each other and are coupled by n plus 1 springs. माना यहां n कण है तथा प्रत्येक कण का द्रव्यमान m है। ये सभी कण समान दूरी a से पृथक हैं तथा n प्लस 1 स्प्रिंगों द्वारा युग्मित हैं। तो एक पार्टिकल हमारा ये हो गया, एक ये, इसी तरह से nवा पार्टिकल या nवा कण हमारा ये है। सभी कणों के द्रव्यमान m है और इनकी पोजीशन को या इनके नंबर को हमने 1 2 n-1 n से इंडिकेट किया है। तो ये जो नंबर है ये कौन से नंबर का पार्टिकल है उसको दिखा रहे हैं तथा सभी कण स्प्रिंगों द्वारा युग्मित है तथा प्रत्येक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है। एंड देयर आर n प्लस 1 स्प्रिंग तथा यहां पर n प्लस 1 स्प्रिंग है। प्रत्येक कण समान दूरी a से पृथक है। तो ये डिस्टेंस a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो ये हमारा a और ये a प्लस a, क्योंकि ये a हो गया और ये भी a हो गया है। इसका मतलब सेकंड पार्टिकल जो होगा वो यहां से 2a दूरी पर होगा
इस प्रकार nवां कण इस सिरे से na दूरी पर होगा। Let k be the spring constant of each spring। माना प्रत्येक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है। Let these particles undergo a small displacement in longitudinal direction। माना ये कण अनुदैर्ध्य दिशा में अल्प विस्थापन करते हैं। तो हमने क्या किया है, पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, ये अनुदैर्ध्य दिशा में है। तो हमारा नई पोजीशन, तो यहां पर जो पार्टिकल था वो यहां पर आ गया है, इसने x1 डिस्प्लेसमेंट तय किया है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x1। इसी टाइप से जो पार्टिकल हमारा यहां पर था वो यहां पर आ गया, इसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट x2। इसी प्रकार n-1 वें कण का विस्थापन xn-1 एवं n वें कण का विस्थापन xn है। सो x1, x2, x3, xn be the displacement of particle first, second and nth respectively। माना प्रथम कण का विस्थापन x1, द्वितीय कण का विस्थापन x2, इसी प्रकार nवें कण का विस्थापन xn है तथा ये सभी विस्थापन अनुदैर्ध्य दिशा में हैं। Let at any time t the displacements of particle 1, 2, 3 n be x1, x2, x3, xn from their equilibrium positions। माना किसी समय t पर कण 1, 2, 3 तथा n के अपनी साम्यावस्था से विस्थापन क्रमशः x1, x2, x3, xn है। तो पहला कण अपनी साम्यावस्था से x1 विस्थापित हुआ है, दूसरा कण x2, इसी प्रकार nवां कण अपनी साम्यावस्था से xn विस्थापित हुआ है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ pth पार्टिकल, pवें कण की गति का समीकरण m d2xp अपॉन dt2 इज इक्वल टू k इंटू एक्स पी प्लस 1 माइनस एक्सपी माइनस के एक्सपी माइनस एक्स पी माइनस 1। क्योंकि कोई भी पार्टिकल लोगे उस पर केवल इसके पास वाला कण अपना प्रभाव डालेगा, दूर वाला कण इस पर कोई भी प्रभाव नहीं दर्शाएगा। तो हमने पीवें कण की गति का समीकरण यह मानते हुए लिया है कि पीवें कण पर केवल p+1 तथा p-1 वाला कण ही प्रभाव डालता है, अर्थात केवल इसके समीप वाले कण इस पर प्रभाव डालते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा कण इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो गति का समीकरण हमारा ये होगा। नाउ ये हमारा डायग्राम था और ये हमने अभी गति का समीकरण लिया था जो पीले कण की गति का समीकरण था। सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ pth पार्टिकल। अब यहां पर हम k कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे आप कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, xp+1 माइनस एक्सपी प्लस xp+1 और ये क्या हो जाएगा, k इंटू xp+1 प्लस xp-1 माइनस ट्वाइस xp और साथ में हम m से भाग भी दे देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन पार्टिकल विल बी d2xp अपॉन dt2 इज इक्वल टू k by m एंड इन ब्रैकेट xp+1 प्लस xp-1 माइनस ट्वाइस xp। तो यह पीवे कण की गति का समीकरण है। एंड दिस इक्वेशन इज एक्जैक्टली सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस ऑफ एन कपल्ड ऑसिलेशन। यह समीकरण ठीक उसी प्रकार है जो कि एन युग्मित दोलनों के अनुप्रस्थ दोलन के कारण हमने
समीकरण ज्ञात की थी, तो हमने जो हमारे लास्ट लेक्चर में ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस ऑफ एंड कपल्ड ऑसिलेशंस के लिए जो गति का समीकरण निकाला था या इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था, उसी टाइप की समीकरण हमें यहां पर प्राप्त हुई है। सो ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस ऑफ एंड कपल्ड ऑसिलेशन के अंदर हमारे पास में इक्वेशन क्या थी? d2yp upon dt2 is equal to t upon ma into yp plus 1 plus yp minus 1 minus twice yp, क्योंकि यहां पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऑसिलेशन था या अनुप्रस्थ दिशा में दोलन हो रहे थे, इसलिए यहां पर हमने y यूज किया था, जबकि यहां पर अनुदैर्ध्य दिशा में दोलन है, इसलिए यहां पर हमने x का प्रयोग किया है। साथ ही यहां पर जो हमारा t अपॉन a है, इस इक्वेशन में वो k बन गया है। तो अगर k की जगह में t अपॉन a रखूं तो हमें वापस वही समीकरण प्राप्त होगी जो कि हमने n युग्मित दोलन की अवस्था में अनुप्रस्थ दोलन के लिए लिया था। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन वही होगा जो कि हमको इस समीकरण का हल मिला था। तो इस समीकरण का हल जो हमें प्राप्त हुआ था, उसमें यदि हम t अपॉन a को k से रिप्लेस कर दें तो हमें इस समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। सो हियर t अपॉन a इज k, तो k का मान t अपॉन a के बराबर है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ nth नॉर्मल मोड, अतः nv सामान्य विधा की कोणीय आवृत्ति। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने इस इक्वेशन से निकाली थी और वही सॉल्यूशन हमारा इस इक्वेशन का होगा। सो एनवी सामान्य विधा की कोणीय आवृत्ति वो क्या होगी? ओमेगा एन इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा नॉट साइन एन पाई अपॉन ट्वाइस एन प्लस 1। हियर ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट के बाई एम, और यहां पर हमारे पास में ओमेगा नॉट का मान रूट ऑफ टी अपॉन एम ए होगा। तो इस समीकरण की एनवी सामान्य विधा की कोणीय आवृत्ति ये होगी। यहां पर ओमेगा जीरो का मान अंडर रूट के अपॉन एम है। ऑल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन मोड, साथ ही किसी दी गई विधा में कण का आयाम AP इक्वल टू बी साइन पी एन पाई अपॉन एन प्लस 1, जो हमने इस इक्वेशन से निकाला था। तो P वे कण का आयाम AP बराबर बी साइन पी एन पाई अपॉन एन प्लस 1 होगा। Here P इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस समीकरण के दी गई विधा में कण का आयाम या P वे कण का आयाम हमारा ये होगा। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए कंटिन्यूअस सिस्टम एंड नॉर्मल मोड, सतत निकाय का अवकल समीकरण तथा सामान्य विधा। So differential equation of a continuous system and normal mode or oscillations of n particles in continuous approximation and wave equation, सतत सन्निकट में n कणों के दोलन तथा तरंग समीकरण। तो यहां पर हम एक कंटिन्यूस सिस्टम ले रहे हैं। इस कंटिन्यूस सिस्टम में n पार्टिकल्स है, इसका मतलब पार्टिकल बिल्कुल पास पास में है। तो ये जो सिस्टम है ये हमारा कंटिन्यूस है, सतत है, अर्थात यहां पर कणों के मध्य की दूरी जो हमने a ली थी उसका मान अत्यंत अल्प होगा।
So if n particles are coupled together, then the differential equation of pth particle, यदि n कण युग्मित हो तो pवे कण की अवकल समीकरण होगी जो अभी हमने निकाली थी. So d2yp upon dt2 is equal to t upon ma yp plus 1 plus yp minus 1 minus twice yp. तो यहां पर हम ट्रांसवर्स ऑसिलेशन मान के चल रहे हैं या अनुप्रस्थ दोलन मान के चल रहे हैं, इसलिए पीवे कण का अवकल समीकरण हमारा ये होगा. If n tends to infinitive, the system may be treated as continuous, and here a will be replaced by dx and dx tends to 0 because the distance between particle will be negligible. यदि n का मान अनंत हो अर्थात कणों की संख्या बहुत अधिक हो तो इस अवस्था में हम इस निकाय को सतत निकाय की भांति मान सकते हैं तथा इस अवस्था में कणों के मध्य की दूरी जो a थी वो बहुत कम होगी जिसको हमने dx कहा है and dx tends to 0. So the length of string L is equal to n plus 1 into a remains constant. इसलिए डोरी की लंबाई L इक्वल टू n प्लस 1 इंटू a का मान नियत रहेगा. नाउ a को हम dx रख देते हैं. So d2yp अपॉन dt2 इज इक्वल टू t अपॉन m और यहां पर जो yp प्लस 1 प्लस yp माइनस 1 माइनस ट्वाइस yp है तो एक yp को हम इसके साथ में ले लेते हैं और एक yp को इसके साथ में लेते हैं और अपॉन a है जिसको हमने dx रखा है तो yp प्लस 1 प्लस yp माइनस 1 माइनस ट्वाइस yp अपॉन a को हम क्या लिखेंगे yp प्लस 1 माइनस yp अपॉन dx माइनस yp माइनस yp माइनस 1 अपॉन dx. तो एक yp को हमने yp प्लस 1 के साथ में लिया है और एक y को yp माइनस 1 के साथ में लिया है एंड अपॉन a जो था उसको हमने dx लिख दिया है एंड दिस विल बी इक्वल टू t अपॉन m और इसको हम लिखेंगे dy by dx फॉर p प्लस 1 एंड दिस इज dy by dx फॉर p. सो d2yp अपॉन dt2 का मान हमारा ये होगा. नाउ ये क्वेश्चन अभी हमने निकाली थी बट dy by dx फॉर p प्लस 1 माइनस dy by dx फॉर p इक्वल टू d2y by dx2 इंटू dx. तो हम इसकी जगह d2y by dx2 इंटू dx लिख देते हैं एंड ऑन ड्रॉपिंग द सबस्क्रिप्ट, साथ ही सबस्क्रिप्ट को छोड़ने पर. तो सबस्क्रिप्ट यहां पर p थी क्योंकि हम pH पार्टिकल की बात कर रहे थे, पीवे कण की बात कर रहे थे. अब हम जनरल इक्वेशन ले रहे हैं या व्यापक समीकरण ले रहे हैं तो जैसे आप इसकी जगह ये रखोगे और साथ में p को ड्रॉप कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी d2y by dt2 is equal to t by m d2y by dx2 into dx. Let m upon dx equal to rho which is linear density of string. माना m upon dx का मान rho है जो डोरी का रेखीय घनत्व है. तो m अपॉन dx को अगर हम रो रखें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी d2y by dt2 इज इक्वल टू t by रो d2y by dx2. क्योंकि ये m है और dx न्यूमरेटर में है ये अंश में है तो इसको आप नीचे लेके जाओगे तो यहां पर m अपॉन dx बन जाएगा और m अपॉन dx को हमने रो लिख दिया है. इसलिए ये जो समीकरण है
वो हमारे इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सो d2y/dt2 इज इक्वल टू t अपॉन रो d2y/dx2 and this is differential equation of continuous system और stretched string। यह सतत निकाय का अवकल समीकरण है या एक तनी हुई डोरी का अवकल समीकरण है। द डायमेंशन ऑफ रूट टी बाई रो, रूट टी अपॉन रो की विमा। Here T is tension and rho is linear density of string। यहाँ T डोरी में तनाव है जबकि रो डोरी का रेखीय घनत्व है। तो अगर अंडर रूट टी अपॉन रो का हम विमा निकालें तो वो क्या होगी, रूट ऑफ एम एल टी माइनस टू, क्योंकि टी हमारा टेंशन है तो इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू मीन्स इसकी विमा वही होगी जो कि बल की होती है, फोर्स की होती है। सो एम एल टी माइनस टू, हियर टी इज टाइम। नाउ रो का डायमेंशन या रो की विमा रो एम अपॉन एक्स है। सो एम एल माइनस वन, इस एल माइनस वन को ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा अंडर रूट एल टू टी माइनस टू और रूट निकालोगे तो ये हमारा एल टी माइनस वन होगा एंड दिस इज एक्चुअली द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। यह वास्तव में वेग की विमा है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, यह वेग की विमा है। इट मीन्स रूट टी अपॉन रो रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ वेव। इसलिए अंडर रूट टी अपॉन रो तरंग का वेग दर्शाएगा। So root t by rho represents the velocity of continuous system। अतः रूट t by rho सतत निकाय का वेग है। Now root t upon rho is velocity। So t by rho को v स्क्वायर लिख देते हैं। तो जैसे इसको आप v स्क्वायर लिखोगे d2y/dt2 इक्वल टू v स्क्वायर d2y/dx2। So d2y/dt2 is equal to v square d2y/dx2। Now normal modes, सामान्य विधा। Let a string of length L be stretched at its both ends। माना L लंबाई की एक डोरी अपने दोनों सिरों से खिंची हुई है, अर्थात इसके दोनों अंत सिरे किसी दृढ़ दीवार से बंधे हैं। क्या मेरा डायग्राम, एक वॉल हमारी ये हो गई, एक वॉल ये हो गई, तो ये दोनों रिजिड वॉल है और ये जो डोरी है उसकी लंबाई L है। अब इस डोरी में अनुप्रस्थ दिशा में दोलन हो रहे हैं तो इसके जो दोनों एंड टर्मिनल है वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, विस्थापन शून्य होगा। तो बाउंड्री कंडीशन या सीमांत प्रतिबंध क्या होंगे, एट x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो एंड एट x इक्वल टू l y इक्वल टू जीरो। सो बाउंड्री कंडीशन या सीमा प्रतिबंध एट x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो। सो एट x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो एंड एट x इक्वल टू l y इक्वल टू जीरो। सो एट x इक्वल टू l y इक्वल टू जीरो। नाउ ये इक्वेशन थी हमारी। अब ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन अगर निकालें तो हमारा फंक्शन ऑफ x एंड t होगा, x तथा t का फलन होगा। सो लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, माना इस समीकरण का व्यापक हल y इक्वल टू f1 x माइनस वी टी प्लस f2 x प्लस वी टी। तो माना इस समीकरण का हल y है जो f1 ऑफ x माइनस वी टी प्लस f2 ऑफ x प्लस वी टी है। एंड अगर हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ले तो फंक्शन हमने ये ले लिया है तो f1 और f2 क्या हो गए, सो f1 इक्वल टू
exponential iota kx minus omega t and f2 equal to exponential minus iota kx plus omega t एंड इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, रेखीय संयोजन लिया है, इसलिए जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी. हियर t इज टाइम, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड k इज वेव वेक्टर. यहां ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, t समय है तथा k तरंग सदिश है. साथ ही a तथा b नियतांक है. A and B are constants whose value can be determined by using boundary condition. A तथा B का मान सीमा प्रतिबंध का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है. सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है? एट x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 0. सो इस इक्वेशन में हम x को 0 कर देते हैं और y को 0 करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा. x इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी क्योंकि x हमने 0 किया है, प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी क्योंकि यहां पर भी x 0 हो गया है. तो इक्वेशन क्या हो गई? 0 इक्वल टू a ई रेस टू माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लस b ई रेस टू माइनस आयोटा ओमेगा टी. और यहां से आपको क्या मिल जाएगा? b इक्वल टू माइनस ए. सो b इक्वल टू माइनस ए क्योंकि एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी की वैल्यू 0 नहीं है. इसका मतलब डेफिनेटली a प्लस बी हमारा 0 होगा एंड a प्लस बी इक्वल टू 0 मीन्स b इक्वल टू माइनस ए. अब यहां पर हम b की जगह माइनस ए रखते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी. हियर b इक्वल टू माइनस ए. तो यहां से क्या पता चलता है? Thus a wave suffers a phase change of pi at the rigid boundary. अतः दृढ़ दीवारों से तरंग पाई कला से परिवर्तित हो जाती है. अर्थात जब तरंग दृढ़ दीवार पर जाकर टकराती है तो उसकी कला पाई से परिवर्तित हो जाती है. मीन्स क्रस्ट हमारा ट्रफ हो जाएगा एंड ट्रफ क्रस्ट हो जाएगा. कहने का तात्पर्य यह है कि सुरंग गर्त में परिवर्तित हो जाएगा तथा गर्त सुरंग में परिवर्तित हो जाएगा. सी हमारा डायग्राम था, ये हमने सॉल्यूशन माना था एंड b इक्वल टू माइनस ए हमने निकाल दिया है. तो इस b की जगह माइनस ए रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी. अब यहां पर a कॉमन ले लो, सो y इक्वल टू a एंड ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी. अब हम यहां पर दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं और दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी? एट x इक्वल टू एल y इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन में y को 0 कर दो और x को l रखो, तो ये क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा के एल माइनस ओमेगा टी माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा के एल प्लस ओमेगा टी. अब ये क्या है? ई रेस टू आयोटा के एल इंटू ई रेस टू माइनस आयोटा ओमेगा टी, और ये क्या है? ई रेस टू माइनस आयोटा के एल इंटू ई रेस टू माइनस आयोटा ओमेगा टी. इसका मतलब इन दोनों टर्म से ई रेस टू माइनस आयोटा ओमेगा टी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस आयोटा ओमेगा टी एंड ब्रैकेट में ई रेस टू आयोटा के एल माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा के एल. अब एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी 0 नहीं है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल आयोटा के एल माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा के एल का 0 होना कंपल्सरी है. सिंस e raised to minus iota omega t is not equal to 0, so e raised to iota kl minus e raised to minus iota kl equal to 0. So e raised to iota kl minus e raised to minus iota kl equal to 0 and e raised to iota theta होता है cos theta plus iota sin theta and e raised to minus iota theta होता है
कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो अगर हम इन दोनों को साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा कॉस के एल प्लस आयोटा साइन के एल, और ये हो जाएगा कॉस के एल माइनस आयोटा साइन के एल। सो कॉस के एल प्लस आयोटा साइन के एल माइनस कॉस के एल माइनस आयोटा साइन के एल इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये कॉस के एल और ये माइनस कॉस के एल ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आयोटा साइन के एल और यहां से प्लस आयोटा साइन के एल, सो 2 आयोटा साइन के एल इक्वल टू 0 और साइन के एल इक्वल टू 0। सो साइन के एल इक्वल टू 0 एंड साइन के टेबल में 0 कब आता है? एन पाई पर। इट मीन्स के एल इक्वल टू एन पाई। सो के एल इक्वल टू एन पाई और यहां से के की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाई एल। सो के इक्वल टू एन पाई अपॉन एल। नाउ के इक्वल टू एन पाई बाई एल है एंड ओमेगा अपॉन के वी होता है। वी मीन्स वेलोसिटी या वेग। सो यहां से हमको ओमेगा इक्वल टू वी के मिलेगा। नाउ यहां पर के की वैल्यू आप एन पाई बाई एल रख दो, तो जैसे के की जगह आप एन पाई बाई एल रखोगे ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू एन पाई वी अपॉन एल। क्योंकि यहां पर एन आया है इसलिए हमने ओमेगा को ओमेगा एन लिखा है। सो ओमेगा एन इक्वल टू एन पाई वी अपॉन एल एंड ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। सो ओमेगा एन इक्वल टू 2 पाई न्यू एन। सो 2 पाई न्यू एन इक्वल टू एन पाई वी अपॉन एल। अब पाई से पाई कैंसिल कर दो, सो न्यू एन की वैल्यू आ जाएगी एन वी अपॉन 2l। हियर v इज द वेलोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम। यहां v सतत निकाय का वेग है और वो क्या था? v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन रो। सो v की जगह अगर आप रूट टी बाई रो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? न्यू एन इक्वल टू एन अपॉन 2l रूट टी अपॉन रो। सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth मोड। यह nवे विधा की आवृत्ति होगी। सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड। यह सामान्य विधा की आवृत्ति है और यहां पर हमने मोड ऑफ वाइब्रेशन nth लिया है या nवीं कंपन विधा ली है, तो ये nवीं कंपन विधा की आवृत्ति दर्शाता है। सो n की वैल्यू 1 2 3 रखोगे तो डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन मिल जाएंगे, विभिन्न कंपन विधाएं में प्राप्त होंगी। नाउ v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है एंड न्यू एन वी अपॉन 2l है। सो v इक्वल टू एन वी अपॉन 2l इंटू लैम्डा। अब v से v कैंसिल कर दो, सो लैम्डा क्या आ जाएगा? 2l अपॉन n। सो लैम्डा इक्वल टू 2l अपॉन n and it represents the wavelength of normal mode। यह सामान्य विधा का तरंग दैर्ध्य दर्शाता है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड हमारा ये होगा जबकि वेवलेंथ ऑफ नॉर्मल मोड ये होगा। नाउ हियर वी एंड आवर सेशन। इन द करंट सेशन ऑफ oscillations and waves we have studied about longitudinal oscillations of body coupled oscillation and also differential equation of continuous system. So goodbye.